वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है डीमन और एक्चुअली ये मूवी कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। डायरेक्टर भाई साहब ने मूवी में थोड़ा बहुत चेंजेस करके प्रेजेंट किया है ऑडियंस के सामने। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्टेड। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही आधी रात को एक बहुत बड़े बंगले को दिखाया जाता है और इस बंगले को गाड़ी में एक खूबसूरत लड़की आती है। गाड़ी में से अपने सारे सामान लेते हुए उस बंगलों के अंदर एंटर होते हुए बहुत खुश होने लगती है। वाह, बाहर से ही ये बंगला इतना खूबसूरत नजर आता है तो अंदर से कैसा होगा। खैर बंगलों के अंदर आने के बाद फ्रेशअप वगैरह होती है, चाय वाय पीने लगती है, थोड़ा बहुत रेस्ट करने लगती है। लेकिन आधी रात को उस बंगलों के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती रहती है। ये लड़की यही समझने लगती है, अरे नई प्लेस होगी ना तो ऐसा ही लगता होगा मुझे। इस तरह से उस बंगलों से बाहर आकर चाय पीने लगती है। जब ये लड़की बस ऐसे ही लेटी होती है तो इसके पीछे से सडनली एक बहुत ही भयंकर शक्ल वाली भूत इसके सामने आती है। इस चीज को देखने के बाद ये लड़की बहुत डर जाती है, लेकिन ढंग से देखने पर वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। उसके बाद बेचारी ये लड़की डर के मारे वापस बंगलों के अंदर चली जाती है। लेकिन बंगलों के अंदर जाने के बाद लाइट्स अपने आप ब्लिंकिंग होने लगते हैं। जब ये लड़की अपने आप को मिरर में देखती है तो उस मिरर में इसका चेहरा नजर आने के बजाय किसी और का चेहरा नजर आने लगता है, भयंकर चेहरा। डर के मारे ये लड़की उस बंगलों से ही बाहर आ जाती है, सड़क पर उस बंगलों से दूर भागने लगती है। लेकिन बंगलों में की आत्मा सडनली इस लड़की के अंदर प्रवेश कर जाती है। दूसरे सीन में विघ्नेश नाम के एक डायरेक्टर को दिखाया जाता है और अब तक जो हुआ वो सारी कहानी विघ्नेश एक प्रोड्यूसर को सुनाते रहता है। कहानी सुनाने के बाद प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि यही है मेरी कहानी, प्लीज सर मुझे एक चांस दीजिए। प्रोड्यूसर भी कहने लगता है, हाँ ठीक है विघ्नेश, तुम्हारी कहानी तो ठीक ठाक ही है, सच में तुम्हारे नरेशन से ही मैं डर गया। ठीक है हम दोनों मिलकर ये मूवी करेंगे। इस तरह से वो प्रोड्यूसर विघ्नेश को ओके कह देता है। एक्चुअली विघ्नेश काफी सारे प्रोड्यूसर्स के पास गया था, अपनी कहानी सुनाने लगा, लेकिन किसी ने भी विघ्नेश को चांस नहीं दिया। सो फाइनली इस प्रोड्यूसर ने विघ्नेश की कहानी को ओके कर दिया, जिसकी वजह से विघ्नेश बहुत खुश होने लगता है। अपने दोस्तों के पास आकर यही खुशखबरी सुनाने लगता है। इसके दोस्त भी बहुत खुश होने लगते हैं। उसके बाद विघ्नेश अपने फादर को कॉल करके ये बात बताने लगता है कि पापा मैं एक मूवी करने वाला हूँ, जल्द ही शूटिंग स्टार्ट होगी। खैर अब विघ्नेश अपने दोस्तों के साथ मिलकर हॉस्टल में रहते आ रहा है, लेकिन अब मूवी की अच्छी कहानी लिखने के लिए विघ्नेश एक फ्लैट को ढूंढने लगता है ताकि पीसफुली अपनी मूवी की कहानी लिखे। बहुत सर्च करने के बाद विघ्नेश को फाइनली एक अपार्टमेंट में एक अच्छा सा फ्लैट मिल ही जाता है। रेंट को देने वाला बंदा विघ्नेश से कहने लगता है, देखो भाई तुम्हारे बजट में अब यही घर नजर आया मुझे, इससे अच्छा घर तुमको इस एरिया में नहीं मिलेगा। अब विघ्नेश को भी ये फ्लैट पसंद आ जाता है, एडवांस वगैरह पे कर देता है। उसके बाद विघ्नेश अपने दोस्तों को अपने फ्लैट पर बुलाकर ये सारे लोग फ्लैट की साफ सफाई करने लगते हैं, बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट करने लगते हैं। खैर दूसरे दिन विघ्नेश की माँ विघ्नेश को कॉल करके कहने लगती है, देखो बेटा 4 महीनों के अंदर तुम्हारी शादी होना जरूरी है। अगर इन 4 महीनों में तुम्हारी शादी नहीं हुई तो अगले 4 सालों बाद ही तुम्हारी शादी होगी, ऐसा पंडित जी ने कहा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ निकाली है। अब विघ्नेश भी यही कहने लगता है कि माँ तुम जिस लड़की को पसंद करोगी वही मेरी पसंद है। तो इस तरह से विघ्नेश की लाइफ बहुत ही अच्छी तरह से गुजरने लगती है। ये मूवी को डायरेक्ट करने वाला है, इसको एक अच्छा सा फ्लैट मिल गया, अब कुछ दिनों बाद शादी भी होने वाली है। तो ऐसे ही खुशी के मौके पर एक रात विघ्नेश के घर में कुछ अजीब से आवाजें सुनाई देने लगती है, बच्चों की आवाजें। जब वो अपनी नींद से जाकर देखता है तो घर में इसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं होता। जब विघ्नेश अपना चेहरा मिरर में देखता है तो सब कुछ ब्लर सा नजर आने लगता है। उस मिरर को साफ करने पर भी वो दोबारा ब्लर होने लगता है। खैर उसके बाद विघ्नेश को ये बात पता चलती है कि लड़की वालों ने शादी से मना कर दिया। तो विघ्नेश लड़की के फादर को कॉल करके ये बात पूछने लगता है कि सर आपने शादी से मना क्यों किया। आप फिक्र मत करिए, मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैं आपकी बेटी का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। लड़की का फादर कहने लगता है, बेटा तुम्हारी बातें तो अच्छी ही है, लेकिन तुम एक फिल्म डायरेक्टर हो, मैं डायरेक्टर्स को अपनी बेटी नहीं दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी एक सिक्योर प्लेस पर करना चाहता हूँ। अब विघ्नेश लड़की वालों से डायरेक्टली बात करने के लिए लड़की वालों के घर जाता है और एक्चुअली लड़की का नाम होता है कदीरा। जब विघ्नेश और उसका फ्रेंड कदीरा के घर जाते हैं तो उस वक्त कदीरा अपने कानों में ईयरफोन रखकर किसी से बात कर रही होती है। कदीरा को देखकर विघ्नेश और फ्लैट हो जाता है। अपने दोस्त से कहने लगता है, अरे ये तो फोटो से भी रियल में बहुत खूबसूरत है, मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से ही करूंगा।
तभी कदीरा विघ्नेश और उसके फ्रेंड से पूछने लगती है कि कौन हो आप दोनों, क्या चाहिए। विघ्नेश यही कहने लगता है कि मुझे आपके फादर से मिलना है। इस तरह से कदीरा के फादर से बात करने पर कदीरा का फादर मना ही करने लगता है कि बेटा, मैंने ऑलरेडी तुमसे फोन में कहा था ना, मेरी बेटी की शादी तुमसे नहीं करूंगा। विघ्नेश बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन कदीरा का फादर कहने लगता है बेटा, मैंने मेरी बेटी के लिए एक और रिश्ता ढूंढ निकाला है, अब वो रिश्ता फिक्स भी हो चुका है, प्लीज तुम यहाँ से जाओ। अब बेचारा विघ्नेश अपना टूटा हुआ दिल लेकर वहाँ से बाहर जाने लगता है और यही सोचने लगता है कि काश एक बार कदीरा मुझे पलट कर देखे तो बस। तो उसी तरह से कदीरा विघ्नेश को पलट कर देखकर एक हल्की सी स्माइल देने लगती है। विघ्नेश बहुत खुश होकर कुछ दिनों तक कदीरा को ही फॉलो करने लगता है। एक दिन कदीरा विघ्नेश को देखकर इसे रोककर यही पूछने लगती है कि मेरे फादर ने ऑलरेडी तुमसे कहा ना, मेरी शादी ऑलरेडी दूसरे बंदे से फिक्स हो चुकी है, तुम भी कोई अच्छी लड़की से शादी कर लो। विघ्नेश भी कहने लगता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और मुझे भी लगता है कि आप मुझे लाइक करते हो। उसके बाद जब विघ्नेश दोबारा कदीरा को फॉलो करने लगता है तो कदीरा विघ्नेश को बुलाकर कहने लगती है कि एक्चुअली मेरे फादर ने जो मेरे लिए रिश्ता ढूंढा है मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस उस दिन तुम्हारे सामने ऐसे ही कह दिया, मुझे भी आप बहुत पसंद हो। इस तरह से कदीरा विघ्नेश के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरे दिन से जब भी इन दोनों को टाइम मिलता ये दोनों एक दूसरे से मुलाकात करने लगते हैं। तो ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन विघ्नेश जब भी अपने कमरे में सो रहा होता है तो विघ्नेश को अजीब अजीब के ख्वाब नजर आने लगते हैं, जैसे कोई विघ्नेश को मार रहा हो। एक रात जब विघ्नेश अपनी मूवी की कहानी लिख रहा होता है तो उसके कमरे के लाइट्स अपने आप ब्लिंकिंग होने लगते हैं। जब विघ्नेश उन लाइट्स को फिक्स करने की कोशिश करने लगता है तो अचानक से एक कपड़ा इसके गले में फंस जाता है। विघ्नेश बेचारा बहुत तड़पने लगता है, वहाँ से बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये भी विघ्नेश का एक बुरा ख्वाब है। खैर दूसरे दिन विघ्नेश रेडी शेडी होकर अपने ऑफिस जाता है। जब अपने दोस्तों को हाय हेलो बोलने लगता है तो एक बंदा भी विघ्नेश को रिप्लाई ही नहीं देता। ये लोग ऐसे बिहेव करने लगते हैं कि विघ्नेश इनको नजर ही नहीं आ रहा। ये देखकर बेचारा विघ्नेश बहुत डरने लगता है, यही सोचने लगता है कि आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं मर चुका हूँ, क्या ये भी मेरा एक बुरा ख्वाब है। इस तरह से जब रोने लगता है तो तभी फ्रेंड्स हंसते हुए विघ्नेश के सामने आते हैं, मतलब विघ्नेश के फ्रेंड्स ने विघ्नेश के साथ प्रैंक किया। विघ्नेश उल्टा इन लोगों को डांटने लगता है, अरे यार क्या तुम लोग, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ और तुम लोग मुझे और परेशान कर रहे हो। विघ्नेश के दोस्त कहने लगते हैं, अरे यार तुम तो डायरेक्टर हो ना, हमने सोचा था कि हमारी एक्टिंग को तुम पकड़ लोगे, लेकिन तुम खुद उल्लू बन गए। खैर उसी रात जब पुलिस वाला विघ्नेश के फ्लैट से गुजर रहा होता है तो उस फ्लैट के ओनर को बुलाकर इसे वार्निंग देने लगता है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा कि तुम उस फ्लैट को किसी को भी रेंट पर मत दो। फ्लैट का ओनर कहने लगता है, अरे सर अगर आप ऐसा कहोगे तो कैसा चलेगा, मेरा भी तो गुजारा चलना है। उसके बाद वो पुलिस वाला विघ्नेश के पास आकर उसका हालचाल पूछते हुए ये भी कहने लगता है कि अगर तुमको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाओ। तो इसी से हमको ये बात पता चलती है कि पहले उस फ्लैट में कुछ हुआ था और ये लोग विघ्नेश से ये बातें छुपा रहे हैं। खैर उसके बाद जब विघ्नेश फ्रेशअप वगैरह होकर मिरर के सामने आता है तो तभी अचानक से मिरर के अंदर से दो हाथ आकर विघ्नेश का गला घोटने लगते हैं। शॉकिंग बात यह है कि ये भी विघ्नेश का एक बुरा ख्वाब होता है। दूसरी रात विघ्नेश को अपने फ्लैट में काफी सारा खून नजर आता है। जब विघ्नेश इस ब्लड को फॉलो करने लगता है तो दूसरे कमरे में विघ्नेश को इसकी खुद की डेड बॉडी नजर आती है। बात यह है कि ये भी विघ्नेश का बुरा ख्वाब होता है। उसके बाद विघ्नेश को अपने ही फ्लैट में एक छोटी बच्ची नजर आती है जो अपने बाल बिखरे हुए रो रही होती है कोने में बैठकर, और सडनली वो भूत बच्ची विघ्नेश पर अटैक करने लगती है। बात यह है कि ये भी विघ्नेश का ख्वाब होता है, मतलब इस तरह से हर रात विघ्नेश को कोई ना कोई बुरा ख्वाब आते रहता है। बेचारा विघ्नेश इन ख्वाबों से बहुत परेशान रहता है, समझ में नहीं आता कि कौन सी हकीकत है कौन सा ख्वाब। खैर विघ्नेश ने अपने ख्वाब में एक सीक्रेट रूम को देखा था, तो रियल में ही विघ्नेश उस सीक्रेट रूम के अंदर जाता है तो इस कमरे के अंदर एक फैमिली की फोटो होती है। उसी कमरे में विघ्नेश को एक लड़की फांसी पर लटकती हुई नजर आती है। डर के मारे विघ्नेश फटाफट से वहाँ से बाहर आ जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार इस फ्लैट में हो क्या रहा है। उसके बाद जब विघ्नेश ऑटो में बैठकर अपने दोस्त के घर जाने लगता है तो ऑटो के मिरर में भी विघ्नेश को वही भयंकर चीज नजर आने लगती है। खैर फाइनली किसी भी तरह से विघ्नेश अपने फ्रेंड के पास जाकर अपने साथ जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है। अब बेवड़ा विघ्नेश का फ्रेंड इसकी कहानी सुनकर मूवी की कहानी समझने लगता है, अप्रिशिएट करने लगता है, अरे यार तुम्हारी कहानी तो बहुत ही मस्त है, ये कहानी तुम किसी बड़े प्रोड्यूसर को सुनाओ, मूवी कंपलसरी हिट हो जाएगी। विघ्नेश यही कहने लगता है, अरे यार ये कहानी नहीं है, ये मेरे साथ हो रहा है।
विघ्नेश का फ्रेंड कहने लगता है ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूंगा, चलो एक दारू की बोतल खरीद कर हल्के से दारू पीते हैं, तुम इस चीज को भूल जाओगे। इस तरह से जब ये दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं तो गाड़ी के मिरर में भी विघ्नेश को वही भयंकर चीजें नजर आती है। विघ्नेश की हरकत को देखकर विघ्नेश का फ्रेंड भी बहुत डर जाता है। अपने दोस्तों को बोलकर विघ्नेश को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है कि विघ्नेश को जरूर कुछ हुआ है। डॉक्टर विघ्नेश की चेकअप करके विघ्नेश के दोस्तों से कहने लगता है कि विघ्नेश को मोनोफोबिया डिसीज हुआ है। मतलब विघ्नेश यही इमेजिनेशन करते रहता है कि विघ्नेश के आसपास कोई है। अब विघ्नेश को नॉर्मल करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप लोग विघ्नेश को कभी भी अकेला मत छोड़िए, उसका अच्छे से ख्याल रखिए। अगर वो घर उसका प्रॉब्लम है तो दूसरे घर शिफ्ट कर दीजिए। तो उसी तरह से विघ्नेश के फ्रेंड्स विघ्नेश नॉर्मल होने के लिए हमेशा विघ्नेश के पास ही रहने लगते हैं। लेकिन ये लोग भी कितने दिनों तक रहेंगे, हर एक की अपनी अपनी जिंदगी है। एक के बाद एक विघ्नेश से दूर होने लगते हैं। एक दिन विघ्नेश का फादर विघ्नेश के फ्रेंड को कॉल करके विघ्नेश के बारे में पूछने लगता है कि विघ्नेश बहुत दिनों से हमको कॉल नहीं किया, क्या हुआ है विघ्नेश को। उसका फ्रेंड बताने लगता है अरे अंकल, विघ्नेश एक नई कहानी लिख रहा है, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। खैर उसके बाद एक रात जब विघ्नेश सो रहा होता है तो वो अपने आप अचानक से टेरेस पर जाकर सुसाइड करने की कोशिश करने लगता है। जब जमीन पर लेटा होता है तो इसको ऐसा लगता है कि हवा में उड़ रहा है। इस तरह से विघ्नेश के साथ अजीब अजीब से इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। विघ्नेश को समझ में नहीं आता क्या ये सब कुछ इसका इमेजिनेशन है या तो फिर हकीकत। दूसरे दिन जब कदीरा विघ्नेश के फ्रेंड के पास जाकर विघ्नेश के बारे में पूछने पर विघ्नेश का फ्रेंड कदीरा को विघ्नेश के बारे में सच बताने लगता है। कदीरा रोते हुए कहने लगती है कि तुम लोगों ने मुझसे पहले ये बात क्यों नहीं बताया, मैं खुद विघ्नेश की देखरेख कर लूंगी। खैर जो भी हो, कदीरा जब विघ्नेश के पास जाती है तो विघ्नेश अपने घर में मौजूद नहीं होता, वो मिस हो चुका होता है। विघ्नेश के फ्रेंड्स विघ्नेश की तलाश करने लगते हैं। एक्चुअली एक दिन विघ्नेश के पास एक पुलिस वाला आया था ना, विघ्नेश उस बंदे के पास जाता है पुलिस स्टेशन, क्योंकि उस पुलिस वाले ने कहा था ना कि अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाओ। इसलिए विघ्नेश इस पुलिस वाले के पास आता है अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए। ये पुलिस वाला उस घर के बारे में विघ्नेश को कुछ सच्चाइयाँ बताने लगता है। एक्चुअली तुमसे पहले एक कपल उस घर में रहा करते थे, लेकिन एक बंदा चोरी करने के इरादे से आकर वाइफ एंड हस्बैंड को मार दिया। अभी भी वो बंदा सेल में मौजूद है। इस तरह से वो पुलिस वाला विघ्नेश को उस कैदी को दिखाता है। विघ्नेश उस कैदी के पास जाकर यही बात पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने उस वाइफ एंड हस्बैंड को क्यों मारा। ये कैदी रोता हुआ कहने लगता है अरे सर, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो बस उस घर में चोरी करने के लिए गया था, लेकिन जाने के बाद मैंने ये देखा कि वो वाइफ एंड हस्बैंड अपने हाथों में चाकू लेकर एक दूसरे को मार रहे थे। वो दोनों बहुत ही अजीब से बिहेव कर रहे थे सर। और यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है कि उन दोनों कपल्स के पहले भी काफी सारे फैमिली वाले उस घर में रहने के लिए आए थे, लेकिन किसी न किसी कारण से वो लोग भी मर गए। विघ्नेश को समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम उसी घर में है। थोड़ी देर के बाद विघ्नेश के फ्रेंड्स और कदीरा पुलिस स्टेशन पर आते हैं विघ्नेश की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। पुलिस वाला कहने लगता है अरे विघ्नेश अभी भी मेरे पास आया था। इस तरह से इन लोगों को भी उस घर के बारे में बताता है। दूसरी तरफ विघ्नेश अपने घर में जाकर खुद के हाथ पैर बांधने लगता है, क्योंकि विघ्नेश सोकर जब भी अपनी आंखें खोलता ये किसी और जगह पर होता है। इस तरह से जब विघ्नेश सोकर अपनी आंखें खोलता है, इस बार विघ्नेश उस सीक्रेट रूम में पड़ा होता है। विघ्नेश इस कमरे के फोटोग्राफ्स को ऐसे ही चेक करने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। बहुत सालों पहले इस घर में एक खुशहाल फैमिली रहा करती थी। इसी घर में एक बूढ़ी औरत भी होती है, दादी, लेकिन इस बूढ़ी औरत को हमेशा इसका पति ही याद आते रहता है। ऐसे इमेजिनेशन करने लगती है कि इसका पति हमेशा इसके साथ ही है, हालांकि इसका पति कब का मर चुका होता है। अपने फैमिली वालों से भी यही कहने लगती है कि आप लोग ऐसे ही बिहेव करो कि मेरा पति अभी भी जिंदा है। इस औरत के बेटे का नाम होता है अशोक। एक दिन अशोक का एक्सीडेंट हो जाने की वजह से बेचारा अशोक बिस्तर के हवाले हो जाता है। तो अशोक की माँ अशोक के पास आकर कहने लगती है कि तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, ये बात तुम्हारे पापा ने ऑलरेडी मुझे बता दिया था। तुम्हारे पापा तुमको नजर नहीं आते, लेकिन मुझे नजर आते हैं बेटा। और एक्चुअली एक्सीडेंट की वजह से अशोक बात भी नहीं कर पा रहा होता। अशोक की माँ कहने लगती है कि बेटा तुम्हारे पापा ने कहा कि थोड़ी देर बाद तुम बात भी करने लगोगे। तो सेम एग्जैक्टली थोड़ी देर के बाद अशोक बात करने लगता है। फैमिली वाले यही समझने लगते हैं कि हाँ सच में हमारे पापा मरने के बाद भी मेरी माँ से कांटेक्ट कर रहे हैं। एक दिन अशोक की माँ अपने फैमिली वालों से कहने लगती है कि इसकी पोती स्कूल के कंपटीशन में विन होकर ये कब घर को ले आएगी। तो सेम उसी तरह से इसकी पोती स्कूल में कंपटीशन में जीत कर आती है। इस तरह से इनके घर में बस ऐसे ही चलते रहता है। एक दिन अशोक की माँ अपने दोनों बच्चों को बुलाकर कहने लगती है कि 2 साल के बाद हमारे सारे फैमिली वाले मरने वाले हैं। ये बात तुम्हारे पापा ने कहा बेटा।
और हमारी आत्मा की शांति के लिए हम लोग इतवार के दिन आत्महत्या करना होगा। तो इस तरह से एग्जैक्टली वो दिन आने पर ये सारे लोग अपने आप को फांसी लगाकर मर जाते हैं। अशोक की माँ का यही प्लान था कि अशोक की फादर की आत्मा अभी भी इस घर में मौजूद है, अगर ये लोग भी आत्महत्या कर लेंगे, आत्मा बनकर इसी घर में रहेंगे सारे लोग मिलजुल कर। तो इस तरह से जो कोई भी इस घर में रहने के लिए आता है तो इस घर की आत्मा उन लोगों पर हावी होकर उन लोगों को भी मारते रहते हैं। अब विघ्नेश के साथ भी यही होने लगता है कि वहाँ के भूत विघ्नेश को आत्महत्या करने पर मजबूर करने लगते हैं। उसके बाद विघ्नेश किसी भी तरह से उस घर से बाहर निकल जाता है। दूसरे सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो उस घर के काफी सारे भूत उस लड़की को मारने लगते हैं। बात यह है कि विघ्नेश ने इस कहानी की मूवी बना चुका होता है। प्रोड्यूसर इस मूवी को देखकर विघ्नेश की बहुत तारीफ करने लगता है कि तुम्हारी कहानी तो बहुत ही मस्त है। बाद में हमको यह दिखाया जाता है कि आखिरकार विघ्नेश उस भूतिया घर से कैसे बाहर निकला। जब वह बूढ़ी औरत विघ्नेश को मारने वाली होती है तो विघ्नेश उस बूढ़ी औरत से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम अपने स्वार्थ के लिए अपने फैमिली वालों को मार दिया, ये कहाँ का न्याय है। इस तरह से बहुत रिक्वेस्ट करने पर उस घर में जो छोटे भूत होते हैं वो विघ्नेश के सामने आकर इसके आंसू पोंछने लगते हैं और वो दो बच्चों की आत्मा ही विघ्नेश को उस घर से बाहर निकालने लगते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। अब डायरेक्टर ने कहा कि ये मूवी कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अब विघ्नेश के प्लेस में जो रियल बंदा था उसके साथ क्या हुआ होगा। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।